के ऊपर ही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक फौजी ही बता सकता है कि इसका नुकसान और इसका फायदा क्या है। और ऐसे तो आप लोगों ने पता है कि घूम रहे हैं जिनको राजनीति करनी है या राजनीतिक जो दल से जुड़े हुए हैं, या फिर आप लगा लो जो बहुत सारे संगठन हैं या किसान संगठन हैं या 25वीं लाइन के नेता हैं, तो वो भी अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और उसमें एक और तबका आता है पूर्व सैनिक, जो एक्स सर्विसमैन। तो मैं उन्हीं की बात लेके आप लोगों को के पास में आया हूं कि भाई इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। सबसे बड़ी बात ये भाई, और भाई एक बुजुर्गियां हैं जो बोल रहे हैं कि भाई 4 साल के बाद में बहुत सारा बेनिफिट होगा, 4 साल के बाद में बीए की डिग्री दे दी जाएगी, प्रोफेशनल की डिग्री दे दी जाएगी। उसी के ऊपर सुरेंद्र शर्मा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, किसान संदीप शर्मा, सोरायण बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अमन एक बार भाई 5-10 आदमी जुड़ गया है। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी हूं। एक भाई पूछ रहे थे आप कौन है, तो भाई मैं कपिल फौजी हूं। भाई जितने भाई जुड़ रहे हैं, एक बार फेसबुक या की तरह तो मैं कहता नहीं कि 10-10 ग्रुपों में शेयर कर दो। इस फेसबुक पे आने का मेरा मकसद ये है कि जितने भाई क्रांतिकारी हैं, जो युवा हैं, जो सिविलियन है, उन तक अपनी बात पहुंचाना। नहीं तो यूट्यूब पड़ा है मेरे पास में, और यूट्यूब के ऊपर ही भाई सुभाष अमरा भाई, अपने भाई बहुत बढ़िया है, ये पैरामिलिट्री से हैं, सुभाष भाई बिश्नोई हैं। और भाई धन्यवाद, आपको सलूट है कि भाई यूट्यूब पड़ा है मेरे पास में, उसके ऊपर अगर मैं वीडियो लाइव भी आता हूं तो हजारों में चली जाती है। पर इस चीज पे मेरा आना बहुत जरूरी है। भाई अपनी बात शुरू करा सुभाष भाई, शुरू करना कोई बात नहीं, जितने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, 2-4 जितने भैया के अगर जाए तो भाई सब ने पता है कि अग्निपथ से नामे लाई गई, क्योंकि पूरे देश में बवाल भी चल रहा है। पहली बात तो यह है भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूं नौजवानों से, युवाओं से हाथ जोड़ के अपनी बात को शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में सरकार तक पहुंचाओ, और सरकार को जो महात्मा गांधी का आंदोलन है अहिंसा, उसके दायरे में सरकार को झुकाओ, ना कि साव कर बनो कि बाद में आप हंगामा करो और बाद में फिर माफी मांगते घूमो ना। कोई भी आंदोलन है यार, महात्मा गांधी पूरे जितने देश 196 देश महात्मा गांधी के आंदोलन पर चलते कि शांतिपूर्वक, और महात्मा गांधी के आंदोलन से ही किसान आंदोलन जीता गया, ये सबको मालूम है। दूसरी बात, किसान आंदोलन में 98% बुजुर्ग थे जो शांति प्रिय थे। और ये जो आंदोलन है या जो ये संघर्ष है अग्निपथ के विरोध में, ये सारा युवाओं का है, इसमें सारे के सारे युवा है। तो युवाओं के पास में उनको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। मेरे पास में बहुत सारे फोन आए कि भाई आप आओ आप आओ आप आओ। भाई मेरा भी सीधा सा उनका एक सवाल था कि भाई देख, मैं पूरे सैनिकों के साथ में उनको लेके भी आऊं, और अगर आप 1000 बच्चे इकट्ठे हो गए तो मैं 1000 पे आंख उठा के नहीं देख सकता कि कौन क्या कर रहा है। और हम उस चीज का विरोध करते हैं जो संविधान के दायरे से बाहर जाती है। कहीं भी कोई तोड़फोड़ करती है, आगजनी होती है, क्योंकि वो हमारी सम्मति है। क्योंकि भारत सरकार ये नहीं है क्योंकि नेता 5 साल के लिए होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, फिर कोई और आ जाता है। पर भारत सरकार हमारी है, हम है भारत सरकार, और हमारी सम्मति है वो। इसके ऊपर बहुत सारी बात आई, अंधभक्तों की भी आई कि 4 साल तुम घर में बैठे रहते हो, अभी तुम्हारे को जब बोलते हो कि देश सेवा करेंगे, ये सेवा करेंगे, और अभी मौका मिल रहा है 4 साल जाने के लिए छेड़ रहे हो। तो मैं अंधभक्तों को कहना चाह रहा हूं, जिन नेताओं के आप अंधभक्त हो, उनके बच्चों को भेज दो ना, वो चले जाएंगे। अभी बहुत सारे कट लगेंगे भाई, बहुत सारे कट लगेंगे। फोन मना करो, एक फोन है मेरे दौरे, मैं गरीब आदमी हूं भाई, उनके बच्चों को भेज दो ना। दूसरी बात, आप ये देखो सरकार कितनी जल्दबाजी में लेके आई।
चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कुछ भी हो, क्या जब अग्निपथ लेके आए क्या किसी से सलाह मशविरा करया? पूर्व सैनिकों से करया? मैं यहां पे वो पूर्व सैनिकों की बात नहीं कर रहा, जो जनरल और कर्नल है वो एक अलग तबका है। उनको अगर आप उनको राज्यपाल सांसद की चम्मच चटाओगे तो वो चाट लेंगे और वो उसी का समर्थन करने लग जाएंगे। ये इस देश का असली सच है। आपने पूर्व सैनिकों से बात करी है लाने से पहले? क्या आपने संसद के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में बात करी कि अग्निपथ हम लेके आए? और जब 1.5 साल से चाइना छाती लगाए खड़ा है, तो ये देखो ये जल्दबाजी में लेके क्यों आए? दूसरी बात, सरकार लेके आई तो सरकार इसका बचाव खुद करो ना, खुद आओ ना। माननीय प्रधान 1.19 लाख करोड़ पेंशन पे खर्च हो रहा है, उसमें जवानों की पेंशन क्या दिख रही है इनको? जबकि आप देखोगे आज आपने एक हमारे पूर्व जनरल वीके सिंह, उसने सीधा सा बोला कि फौज रोजगार नहीं है, और वही स्वर्गीय विपिन राव जी ने बोला था कि रोजगार लेना है तो रेलवे में जाओ और चीजों में जाओ, पर फौज नहीं। अभी कोई वीके सिंह से पूछने वाला हो कि आप तो 2 पेंशन ले रहे हो, आपने अगर फौज रोजगार नहीं है तो आपने सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्ति ले लेते उस समय, और यह बंदा 6 महीने की उम्र बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पूछ गया, और आज बोल रहा है कि सेना ने किसी को बुलाया थोड़ी है कि आप ये करो। जवान जवान भाई भी जुड़े हुए हैं, सिविलियन भी भाई जुड़े हुए हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इतनी अच्छी योजना है भाई, पड़ोस में एक प्रोग्राम है, डीजे बाज रहा है, फिर भी तेज बोलने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों से कि भाई इतनी बढ़िया योजना है ये, तो ये अफसरों पर लागू क्यों नहीं हुई? अफसरों को क्यों छोड़ दिया, जबकि इसका बचाव सारा का सारा सेना के अफसर कर रहे हैं। 75 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अफसर वर्दी पहने हुए सफाई दे रहे। ऐसा पहली बार कभी नहीं हुआ। जब सरकार इस योजना को लेके आई है तो सरकार को सफाई देनी चाहिए ना। क्या भविष्य है? सरकार तो कह रही है 30,000 देंगे, 9,000 काट लेंगे, 21,000 हाथ में आएगा। 4 साल के बाद उनको घर भेज देंगे, 25% को बुला लेंगे। अरे 25% को किसको बुलाओगे? कोई तो एलिजिबिलिटी होगी। आप क्या गुण देखोगे उसके अंदर? और जिसको रिजेक्ट करोगे तो वो भी तो लिखना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट किया गया आपको, और रिजेक्ट को कहां पे नौकरी मिलेगी। आज जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है उन्होंने भी कहा, बड़ा उद्योगपति है, कि मैं इनको प्राथमिकता दूंगा। किसमें देगा? सिक्योरिटी गार्ड में। इधर से जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मेरे ख्याल में वो पूर्व अध्यक्ष है कैलाश विजयवर्गीय, वो बोल रहे कि अगर मेरे को मौका मिला तो भी मैं इनको बीजेपी कार्यालय पे सिक्योरिटी गार्ड की सबसे पहले नौकरी दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दोगी फौजियों को? उनका भविष्य क्या है? आप परमानेंट क्यों नहीं ले? ये जवान भाइयों, ये इसलिए दिखाया है कि जो जर्नलों पे ये स्कीम लागू नहीं हो रही। जनरल ये बोल रहे हैं कि भाई युवा सेना चाहिए, तो युवा अफसर भी तो चाहिए। युवा अफसर क्यों ना हो? उनकी आप 60 साल नौकरी करवा रहे हो। जबकि मैं आपको सच्चाई ये बताऊं, ये मोदी जी को भी पता है, इतने मांग पत्र लिखे। मैं 2014 में पेंशन आया था, उसके बाद में सैनिक समाज में ही रहता हूं। पहली बार किसान आंदोलन में आया अपनी जमीर और जमीन को बचाने के लिए। वहां भी मैंने देखा, बड़े बड़े नेता देखे जो उल्लू बना रहे थे। और हरियाणा तो एक भेड़ जाल है, जिसकी पूंछ पकड़ लेता उसी पे लटका रहता है। ना इनको अपने भविष्य के बारे में ना पता, ना इनको बाहर वाले का पता कि बाहर से आया हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, जो एनडीए में भर्ती होती है अफसर, उनके ऊपर ये लागू क्यों नहीं करेगी? वो परमानेंट भर्ती होंगे। एनडीए में भर्ती हो रहे हैं तो पहले उनसे भी करवा दो ना अग्निवीर 4 साल के लिए। अगर आपको पेंशन बचानी है, आपको रक्षा बजट बचाना है, तो ये जो नेता है, जबकि हमारे सेना के भी बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी पार्टी में हैं, आज वो गुणगान कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये देश सेवा तो सबसे पहले उनको दिखानी चाहिए। उन्होंने वो पेंशन क्यों ले रहे? वो पेंशन क्यों ले रहे हैं? लाखों रुपया पेंशन क्यों ले रहे हैं?
तो उनको छोड़ के वो पेंशन और उनको देश सेवा दिखानी चाहिए। एनडीए के अंदर सीधे ऑफिसर परमानेंट भर्ती किए जा रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री से किसी ने पूछ लिया, पत्रकार जो ये 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी, कि शॉर्ट सर्विस वालों का क्या कर रहे हो, एसएससी का। तो माननीय रक्षा मंत्री बोले जो शॉर्ट सर्विस भर्ती होते हैं 6 और 10 साल के लिए, क्यों उनकी बढ़ा रहे हैं 14 साल? जब उनकी बढ़ा रहे हो तो जवानों की क्यों घटा रहे हो? और नौजवान ये कह रहे हैं कि हम देश की सेवा करना चाह रहे हैं। उससे बड़ी बात यह है, जो मैं फौजी समझ सकता हूं, जो फौज का रूप समझ सकता हूं, फौज का जो रूप है, जो फौज का ढांचा है, वो बहुत अलग है। वो 200 साल से चल रही है, अंग्रेजों के जमाने से। उसमें मराठा है, सिखलाई है, पंजाब रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल है, राजपूत है, महार रेजिमेंट है, कमाऊ रेजिमेंट है। ये पता है क्यों है? क्यों है? किसी ने इस बात का तो उत्तर कोई दे ही नहीं सकता कि देश की जब बलिदान की बात आए तो वो अपनी कौम, जिस कौम का उसके ऊपर ठप्पा लगा कि मैं इस कौम से भर्ती हुआ और उस कौम की कड़ ना लगी तो अपना बलिदान दे देता और देश की रक्षा कर लेता है। जब हथियार फैल हो जाते हैं, जब हथियार पीछे हट जाते हैं, जब हथियारों की लड़ाई नहीं रहती और जब दुश्मन 200 मीटर पे होता है, जिसको एडवांस फाइटिंग कहते हैं, जो फॉरवर्ड इलाका होता है, वहां पर जो लड़ाई होती है वो बैनेट से होती है, गुत्थम गुत्था की होती है। और वहां पर एक हवलदार क्या कहता है कि भाई कड़ नहीं लागनी चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी, हमारे को गद्दार घोषित कर देंगे। और वो कड़ नहीं लगने देता अपनी जाति की, जिस जाति से वह रेजिमेंट बनी, और उससे बड़ी बात भारत देश की, तो उसके अंदर इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अभी आप एक हवलदार की बात करोगे, एक हवलदार के साथ में ऑपरेशन में 6 परमानेंट सैनिक चले गए और 4 सैनिक अग्निवीर चले गए, तो अग्निवीर तो बोल देगा कि मैं तो 4 साल के लिए आया हूं, मेरे को तो 11 लाख मिलेंगे, आपकी तो फैमिली को भी पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा भी मिलेगा, आपके बच्चे भी भर्ती होंगे। ये जल्दबाजी में लेके आई हुई। दूसरी बात मैं आप लोगों को रिपोर्ट दिखाऊं, ये देखो रिपोर्ट, ये सारी गूगल पे आप सर्च करोगे, ये क्या रिपोर्ट है? बिटवीन 2011 एंड 2018 ऑलमोस्ट 900 आर्मड फोर्स पर्सनल डेड बाय सुसाइड। 900 जवानों ने 2016 से 2018 में आत्महत्या करी। 19, 20, 21, 22 का भी इसमें लगा लो तो ये करीब बैठते हैं 1600। पता है क्यों आत्महत्या कर रही? क्योंकि सेना के अंदर एक अंग्रेजों की प्रथा चल रही है, सहायक प्रथा, अर्दली बड्डी बियर जिसका नाम है। मोदी जी से यह तो बंद हुई नहीं 8 साल में। आधी से ज्यादा सेना तो जूते पुलिस कर रही है, कुत्ते घुमा रही है। अगर सेना ही कम करनी थी तो नकेल डाल देता। जो जवानों का मिसयूज कर रहे हैं, जो अपने घरों में गुलाम बना के रखते हैं, या तो मोदी जी के हाथ खड़े हो गए, वो कर ही नहीं सकते आदि से। और 8 साल तो हमारे को लड़ते हुए बोलिए कि यह सहायक प्रथा 21वीं सदी में जायज नहीं है किसी भी कारण से। एक बहादुर, एक लड़ाकू जवान को ट्रेनिंग देकर उसके हाथों में जूते और पुलिस की डिब्बी पकड़ा दी जाती है, तो उसकी जो वीरता है वो कहां तक प्रभावित होती है? वो कैसा सोल्जर बनेगा? कब वो जान दे देगा? दूसरी बात भाई, मैंने अपना दिखा दिया कि इस मोदी को वोट दिया हमने, ऐसा नहीं है नहीं दिया। क्यों दिया? कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सेना में चल रही थी, भ्रष्टाचार, सहायक प्रथा, जिनके ऊपर हमारे को लगता था कि मोदी जी इसको आने के बाद में सुधार करेंगे। क्योंकि हम देखते थे मुख्यमंत्री था तो बॉर्डरों पे ये होली पे, दिवाली पे जाते थे, मिठाइयां खिलाते थे, फोटो खिंचवाते थे। पर हमारे को तब पता लगा ये तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के थे। 8 साल में ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार मेरी टॉलरेंस नीति है, 0 मैं खत्म कर दूंगा।
जबकि सेना के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप पिछले सालों का रिकॉर्ड देख लो, राशन घोटाला, दारू घोटाला, हथियारों की दलाली, इक्विपमेंट में घोटाला, जितने घोटाले सारे के सारे ऑफिसरों ने करे, पर किसी को लगा? यहां तक जमीन घोटाला, सुकमा घोटाला, यहां तक 99 के अंदर जो करिकल युद्ध हुआ था उसके अंदर जो बंबई में फ्लैट बने थे वो भी खा गए ऑफिसर। उनका कुछ होया? क्या हुआ? उन जनरल कर्नलों का बहुत सारे थे कि इनको आगे से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों? अरे भाई 60 साल के बाद में कौन सी सरकारी नौकरी मिलेगी इनको? ये सजा लगी थी उनको। दूसरी बात भाई, आप हैरान रह जाओगे कि जो मोदी सरकार चल रही है वो अफसरों को फायदा पहुंचाने में चल रही है। 7 पे कमीशन आया, ये पहली बार हुआ कि जो जवान रैंक थे या सिविलियन थे, जो टीचर थे, पीटीआई थे, जो सीडी के ग्रुप के कर्मचारी थे, उनके लिए 2.57 दिया गया, और जो आईपीएस थे, आईएएस थे, जनरल थे, उनको 2.81 दिया गया। ये 70 साल में ऐसा भेदभाव किया गया जो आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया। मैं तो ये सोचता हूं इसको चलाई सेना के जनरल रहे। अभी सुन लो, हमारे खट्टर साहब बोले कि भाई अग्निवीरों को हमें हरियाणा में पुलिस विभाग में हम प्राथमिकता देंगे। खट्टर साहब, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, 7 साल पहले पूरे सैनिकों को पुलिस विभाग में स्पेशल पुलिस ऑफिसर के नाम से भर्ती किया था, ठेकेदारी पे, एसपीओ के नाम से 18,000 रुपये वो ले रहे। आप उनको भी पक्का कर दो। जो आएंगे वो तो 4 साल के बाद में आएंगे, बाद में देखना, आप उनको भी पक्का कर दो। दूसरी बात, हरियाणा सरकार ने 2018 में एक नीति बनाई कि कोई सेना में लड़ाई में देश रक्षा करते हुए कोई ऑफिसर, कोई कर्नल, कोई ब्रिगेडियर, कोई जनरल शहीद हो जाता है तो उसके लड़के को, उसकी लड़की को, या उसकी पत्नी को, उसके भाई को अनुकंपा के आधार पे बी ग्रेड की नौकरी मिलेगी, बीडीओ की। अगर कोई जवान शहीद हो जाएगा तो उसको सी ग्रेड की नौकरी मिलेगी। ये रूल बने हैं पिछले सालों में जो मोदी सरकार ने बनाए हैं। 1 रैंक ऑन पेंशन देख लो, 1 रैंक ऑन पेंशन से ही हम इनको लेके आए थे 2013 में। अगर वह रैली ना होती रेवाड़ी में, इसके लिए तो मैं माफी मांगता हूं भाई फौजी होने के नाते, कि वह रैली ना होती तो क्या पता मोदी सरकार ना भी आती। और फौजियों लाने वाले और फौजियों की पेट पे लात मारने वाले, वह बहुत बड़ी रैली थी। और आज जब गांव में फौजी निकलते हैं तो युवा भी ये कहते हैं कि आप लोग ही तो लेके आए थे, आप लोगों ने हमारे पेट पे लात मारी। तो इसका जवाब तो मोदी जी ही देंगे। मोदी जी आए 1 रैंक ऑन पेंशन से। मोदी जी ने 42,700 करोड़ रुपए दिए। हर एक रैली में बोलते हैं, चाहे कोई इलेक्शन हो, चाहे कोई नगर पालिका का हो, चाहे कोई विधानसभा का हो। और असलियत में क्या है, 42,700 करोड़ में से जवानों को लगा करीब 20% आ, 80% तो ऑफिसर ले गए। ऑफिसर ले गए, जवानों को मिला 2% से 8% के बीच में, और ऑफिसरों को मिला 33%। अगर हम एक जवान की पेंशन देख लिया तो वह 18,000 रुपये ले रही। अगर उसी की वो जवान जो 18,000 रुपये ले रहा था, अगर वो भाई उसका स्वर्गवास हो जाता है तो उसकी पत्नी को मिलती है 11,000 रुपये पेंशन। अगर वहीं पर हम किसी ऑफिसर की बात करें, एक टीएस कर्नल की बात करें, तो वो पेंशन लेता है 1,25,000 रुपये। और अगर उसका स्वर्गवास हो जाता है तो उसकी धर्मपत्नी लेती है 54,000 प्लस डीए, 72,000 से ऊपर। ये रूल सारे के सारे मोदी सरकार ने बनाए। अगर आप बात करो कि जो अग्निवीर जाएंगे सेना में, अगर वह शहीद हो गए तो उनको मिलेगा 1 करोड़, और जो परमानेंट सैनिक है उनको
अगर जो घायल हो गया, जिसकी आंखें चली गई, हाथ कट गया, उसको 40 लाख, वो 40 लाख में जिंदगी बिता देगा। फिर बोलते कि अरे देश सेवा के लिए तो है, पर ये जो अंधभक्त कह रहे हैं कि पैसे क्यों मांग रहे हैं, पैसे किसी की जेब से थोड़ी मांग रहे हैं। हम देश की रक्षा कर रहे हैं, देश के बॉर्डरों पे खड़े हैं, तो आप अपनी खेती कर रहे हो, उद्योग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो हम आपकी सुरक्षा कर रहे हो, तो हमारे पेट को कौन पालेगा? आपकी जिम्मेवारी नहीं है। और नहीं तो वो मेरे से भी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आपकी छाती पे आके बैठ जाएंगे और 2 मिनट में आपका लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बंद हो जाएगा। तो उसकी जिम्मेवारी यार, जब जन्म लिया है तो क्या उस फौजी को अधिकार नहीं है कि जो सामाजिक रीतियां हैं उनके अनुसार वो चले, वो शादी भी करे, बच्चे भी करे, क्योंकि वो भी तो पैदा हुआ है। अगर कोई जवान, आज ये मोदी सरकार की मैं बता रहा हूं, अगर एक बंकर में एक कोई ऑफिसर बैठा है और उसी के अंदर कोई सिपाही बैठा है, ये अपने आसपास के सैनिकों से भी पूछना कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं और दुश्मन देश का गोला आके गिर जाता है और दोनों की आंख चली जाती है, दोनों के हाथ चले जाते हैं, तो उस जवान को पर मंथ 18,000 रुपये मिलते हैं गुजारा करने के लिए, और वहीं पर सेना के अधिकारी को 2,54,000 रुपये मिलते हैं। इस पे तो मोदी जी के मुंह में दही जम जाता है। मोदी जी इसके ऊपर तो कंट्रोल नहीं कर सके। अगर एक जवान जब पेंशन आता है उसके पास में ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपये होंगे, सब कुछ मिला के। उसमें वो शादी भी करता है, बच्चियों की घर भी बनाता है। और एक अधिकारी के पास में कितना होना चाहिए? 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 5 करोड़ मान लो। अगर मोदी सरकार ईमानदारी से भारत देश के सभी ऑफिसरों की जांच करवाए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा चपरासी के अकाउंट में 250 करोड़ मिले, उसके तय खाने में 50 करोड़ मिले, तो हंगामा हो जाएगा देश में। इनके पास में पाएंगे 250 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक। आप लोगों को याद होगा जो हेलीकॉप्टर घोटाला है, वो जेल में गए हुए जनरल, उनको फिर कितना लाख करोड़ों रुपए का मिला था। यहां कुछ नहीं बोल सकती मोदी सरकार, यहां तो बत्ती बंद हो जाती है। भाई मेरा तो ये कहना ये है, आप लोगों को अपना व्यू भी रख दिया, सारी चीजें बता दी कि आने वाला इनका भविष्य क्या है, ये लाई क्यों जा रही है। कुछ समय पहले किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन में सारी चीजें साफ भी हुई कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो किसानों की जमीन पे कब्जा करके, उसके अंदर एक कानून ये भी था कि कोई भी जो खाद्य वस्तुओं का है कितना भी स्टॉक कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, उसको लीगल कर दिया गया। जो जमाखोरी पहले कानून में अपराध थी, तो उसके अंदर बड़े बड़े स्टोर बन गए, 100 एकड़ में बन गए कि उन खन्ना जो गेहूं चावल है, दालें हैं, उनको उसमें भरा जाए। अभी आगे बात ये कि उनकी सिक्योरिटी कौन करे, तो वो भी चाहिए, तो ये अग्निवीर वहीं पे सिक्योरिटी करेंगे। इसके अलावा उद्योगपतियों ने सरकारी संपत्तियों को खरीद लिया, पोर्ट खरीद लिए, जो समुद्र के पोर्ट हैं वो खरीद लिए, रेलवे स्टेशन खरीद लिए, कंपनियां खरीद ली। उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा? ये सारा जो अग्निवीर आए हैं वहीं पे सिक्योरिटी करेंगे। अब जो बोल रहे हैं कि हम इनको रोजगार देंगे, 10% का कोटा कर दिया, सैनिक बल में कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो जो पूरा सैनिक पहले से आए हुए हैं
उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? वो कंपनियों के गेट पे क्यों खड़े हैं 8-8 हजार रुपये में? उनको रोजगार दे दो ना। ये बड़ी सोच समझ के योजना लाई गई है, ऐसा भी नहीं है कि ये कामयाब नहीं होगी। पहले रोजगार छीने गए, कम किए गए देश में, चाहे वो रेलवे के थे चाहे दूसरे डिपार्टमेंटों के थे। आप लोगों को मालूम है कि केंद्र सरकार में ही 10 लाख से ऊपर रोजगार खत्म है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अभी जो फर्स्ट फेज में जो 20,000 के करीब अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा, उस 20,000 में 20 लाख होंगे फार्म भरनी है। मजबूरी है उनकी, क्योंकि बेरोजगार। इसका ही फायदा उठा के सरकार दिखाएगी देखो ये चीजें। पर सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि वो एक बार रूस और यूक्रेन के युद्ध पे भी ध्यान दे ले। रूस के अंदर ये ऐसे ही अग्निवीर हैं और रूस दुनिया का सबसे बड़ा विकासशील देश भी है और आधुनिक देश भी है। बड़े बड़े हथियार हैं और भारत देश तो तकरीबन उसी से हथियार खरीदता है। उसमें अग्निवीर थे। और यूक्रेन बड़ा छोटा देश है। इतने बड़े हथियार होने के बाद में भी 4 महीने हो गए यूक्रेन के वो हाथ खड़े नहीं करवा सके। जबकि इसमें जो सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई है वो रूस की हुई। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी रूस की हुई, क्योंकि उनको हथियारों का ज्ञान ही नहीं। और जो यूक्रेन में है वो मातृभूमि के लिए लड़ मरे। उन्होंने सबसे ज्यादा रूस के सैनिक मारे, कैप्चर करे, सब कुछ करे। तो सरकार का ध्यान वहां नहीं जा रहा। दूसरी बात, सरकार बोल रही है कि भाई इजराइल की तरह हम इसको बनाएंगे। इजराइल में सबसे पहले तो यह देखना है कि बेरोजगारी नहीं है। अगर वहां पे सैनिकों को जबरदस्ती भर्ती ना किया जाए तो कोई भर्ती ही नहीं होगा वहां पे। दूसरी बात, इजराइल की संख्या बहुत कम है। अगर हम उसके चारों तरफ के देशों की जनसंख्या देखें, जो उसके दुश्मन देश भी हैं, तो उसका एक है कि हमारा हर नागरिक को हथियार चलाना आना चाहिए, क्योंकि जब हम इनका इस जनसंख्या का मुकाबला कर सकते हैं। तो सरकार तो यही है कि अगर इतनी अग्निवीर अच्छी योजना है तो रातों रात क्यों लाई गई? इस पे संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में क्यों नहीं बहस? दूसरी बात, ये सैनिक जो मजदूर के किसानों के बच्चे हैं, जवान हैं, ये उन्हीं पे क्यों थोपी गई? ऑफिसरों पे क्यों नहीं थोपी गई? क्योंकि ऑफिसर में भी परिवारवाद है। आप देख लेना, जब भी रिजल्ट आता है एनडीए का, आपको आरटीआई लगा के देख लेना, कितने सैनिक जो एनडीए में जो कमीशन लेते हैं वो कितने सेना के अफसरों के बच्चे होते हैं। उसके बाद में जो जवान तबके के उनके बच्चे लगते हैं। उसके बाद में सिविलियनों के जो बच्चे हैं वो बहुत ही मामूली। यहां भी परिवारवाद सारा का सारा। तो सरकार को देखना चाहिए। जितने भाई जुड़ रहे थे, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचानी थी कि अग्निवीर जो आएंगे वो भ्रष्टाचार की भी भेंट चढ़ेंगे, उनसे नाजायज काम भी करवाए जाएंगे, क्योंकि सेना के अंदर पहले से ही 2.5 से 3 लाख जवान जूते पॉलिश कर रहे हैं और इनकी मजबूरी बनेगी, इनसे अनलीगल काम करवाए जाएंगे। वहां सरकार का दिमाग जा ही नहीं रहा, क्योंकि सरकार सैनिकों को बुला नहीं रही कि उनसे विचार विमर्श करे। दूसरी बात, जब इनको लिया जाएगा 25% को लिया जाएगा, वहां भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी की भरमार रहेगी। किन को लिया जाए? और सबसे बड़ी भाई, मैं हरियाणा के नौजवानों को एक बात कहना चाह रहा हूं, जो हरियाणा में फिलहाल चल रहा है कि उड़ता तीर। आप लोगों ने देख लिया होगा, कोई जींद में रैली मीटिंग कर रहा है। मेरे पास में बहुत सारे फोन आए, भाई कपिल आ, कपिल नहीं आया करता, कपिल ने नेता नहीं बनना। मैं तो वहां जाऊंगा जहां सच का साथ होगा। मैं उन दोगले नेताओं के साथ में नहीं तो बैठूंगा, नहीं मंच पे शेयर करूंगा, जो गिद्ध हैं, जो लाशों पे राजनीति करती हैं। एक जींद में है महापंचायत, एक 22 ने सापला में है, एक 24 ने अलग संगठन कर रहा है यूपी वाला। पता ही नहीं लग रहा कि कौन इसका विरोध कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। ये तो पाड़ हो गई, फूट हो गई। तो मैं तो नौजवानों को यह कहना चाह रहा हूं कि अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक रखो और खुद नेता बनो
और जो मेरे जैसे जो नेता आते हैं, जो चमकाना चाहते हैं अपनी राजनीतिक, उनको उठा के बाहर फेंक दो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं उसमें। तभी आप सरकार तक अपनी संविधान के दायरे में अपनी बात पहुंचा सकते हो, और शांति से। हिंसा का कोई रास्ता भी नहीं है। हिंसा से तो देश को आजादी भी नहीं मिली, सारा अहिंसा पे मिली थी। शांतिपूर्वक आंदोलन चले, सारी चीजें हुई, और किसान आंदोलन आपके सामने है। पिछले मतलब सालों के इतिहास में ऐसा शांतिपूर्वक, जो विदेश भी इस किसान आंदोलन से सबक ले रहे कि आंदोलन चलना चाहिए अहिंसा। सरकार ने सब कुछ अपने पैतरे आजमाए, तब भी किसानों की जीत हुई। तो भाई शांति है, सारी चीजें शांति से चलेंगे। जितने भाई जुड़ रहे थे, तो यही है कि मैसेज भाई, इनसे बचना है। जो ये टपोरी टाइप के नेता जो हरियाणा में पैदा होके घूम रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो अगर ये इतने ही होते, तो उसमें मेरा जैसा तो भाई सैनिक है, देश सेवा करके आया है, पेंशन मिल रही है, और समाज के अंदर रहते हैं। जहां सच बात होती है वहां कहते हैं, मुंह फोड़ के कहते हैं। किसी के सामने को आते, कोई डर नहीं कि आपने एमएलए बनना है, ये करना वो करना है। ना ही कभी ये कहते कि समाज सेवी, यहाँ पर कुछ समाज सेवी नहीं है। आप लोगों को अगर कोई भाई अभी जुड़ा तो एक वीडियो को फिर देख लेना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। मैं इस अग्निवीर का फुल विरोध करता हूं, और मांग पत्रों के साथ में किया है, ऊपर तक हमने पहुंचाए हैं। अपनी जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हमारी 4 स्टेटों की, उसके बाद में जो साउथ की हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, हमने उन्होंने भी मांग पत्र पुछवा रहे हैं, सारी चीजें पुछवा रहे हैं। अपना जो भी है डीसी के जा रहे हैं, पर हम युवाओं का नेतृत्व तो नहीं कर सकते, क्योंकि युवा ये बोले, हम कहेंगे कि शांति बना के रखो, शांति में ही रहो, तो युवा कहेंगे ये तो डरपोक है, भाग जाए ऐसे, गांडू ये है वो है। तो भाई ऐसे आंदोलन की अगुवाई करना ठीक भी नहीं है। हम जो भी करेंगे वो अहिंसा है, शांतिपूर्वक है, सब कुछ अपनी जायज मांगों के लिए। पर उन नेताओं के पीछे नहीं जाएंगे जो गिद्ध है, जो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या पार्टी के मिसयूज करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।